हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हेड कोर। तो ये हेड कोर होता क्या है ये हम समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एकदम मज़े से पढ़िए, है ना। और प्रयास करूँगा कि सारा का सारा टर्म, जो भी टर्म यहाँ पे आता है, आपको क्लियर करवाऊँ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में आप इसको एक थंब या लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। 2D NMR आपको मालूम है कि ये 2 डायमेंशनल NMR होता है। और हेडकोर क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है हेट्रोन्यूक्लियर कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये भी क्या है, कोजी और नोजी की तरह कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही एक भाग है ना। कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो प्रकार के न्यूक्लियर कोरिलेशन को स्टडी किया जाता है, एक होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर में क्या होता है, सेम न्यूक्लियाई के बीच में इंटरेक्शन, मैग्नेटिक इंटरेक्शन या स्पिन स्पिन कपलिंग को स्टडी किया जाता है, ठीक है। और हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, डिफरेंट न्यूक्लियाई, मतलब दो अलग अलग NMR एक्टिव न्यूक्लियस के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन होता है तो उसको हम हेडकोर में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हेडकोर में जो जनरली स्टडी किया जाता है वो है प्रोटॉन और कार्बन 13 न्यूक्लियाई के बीच, ठीक है। कार्बन 13 और प्रोटॉन जो होता है, जो कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ होता है, इस न्यूक्लियाई के बीच में कपलिंग होता है, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे, कार्बन C13 न्यूक्लियाई में जो डायरेक्ट प्रोटॉन के साथ कपल होता है या फिर जुड़ा हुआ होता है, वो सिंगल बॉन्ड से, है ना। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, और चूंकि जे कपलिंग होता है यहाँ पे, तो ये जे कपलिंग कांस्टेंट है ना। और CH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कपलिंग हो रहा है, इसको इंडिकेट करने का टेक्निक होता है, ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, कपलिंग का देता है, बैंड देता है, ठीक है। इसके लिए π/2 RF मतलब 90 डिग्री पल्स को क्या करें, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पे अप्लाई करते हैं तथा C13 न्यूक्लियाई पे भी अप्लाई करते हैं, जिससे हमको दोनों तरह के FID द्वारा सिग्नल मिलता है। ये FID क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मेरे पास कोई पेपर है क्या? हाँ, देखिए, जब हम सिग्नल लेते हैं, ठीक है, सिग्नल लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल को रखना पड़ता है, ठीक है। ये आपका सैंपल है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पल्स डालते हैं, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं, यहाँ पे क्या डालते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी से हमको क्या मिलता है, इस तरह का पल्स जो है, डीके, है ना। फ्री रेडिएशन, फ्री क्या है, FID, फ्री इंडक्शन डीके ना, फ्री इंडक्शन डीके। ये फ्री इंडक्शन डीके होता है, जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो होता है, जो हमने पहले पढ़ा है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक द्वारा इसको हम क्या करते हैं, पीक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, पीक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ्री इंडक्शन डीके क्या होता है, FID होता है, ठीक है। अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक होता है, जो कंप्यूटराइज्ड टेक्निक है, जिससे जो पल्स है उसको हम सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यही होता है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, चूँकि आप NMR पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, कई जगह FID लिखा होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो FID द्वारा हमको क्या मिल गया, सिग्नल्स मिल गया। यहाँ पे आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म भी हुआ, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब C13 NMR को X एक्सिस पे तथा H NMR को Y एक्सिस पे शो किया जाता है। जैसे ये 1D हो गया, ये 1D हो गया, दोनों को 2D बनाना है तो एक एक्सिस पे क्या करेंगे हम, कार्बन 13 NMR के डाटा को, तथा एक एक्सिस पे हाइड्रोजन 1 NMR के डाटा को प्लॉट करते हैं। अतः ये क्या होता है, 2D स्पेक्ट्रम मिलता है हमको यहाँ पे। इसकी सहायता से क्रॉस पीक प्राप्त किया जाता है, जिसकी स्टडी आसानी से की जा सकती है, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन 13 का नेचुरल एबंडेंस 1.1% होता है। ये इंपॉर्टेंट टू नो, आपको जानना चाहिए, ठीक है।
क्रॉस पीक उन्हीं एटम का प्राप्त होता है, उन्हीं न्यूक्लियाई का प्राप्त होता है जो डायरेक्ट अटैच हो हेटेरोन्यूक्लियस में, ठीक है, डायरेक्ट अटैच हो। जैसे ये अलग अलग न्यूक्लियस है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सीधा सीधा अटैच है, इसलिए इनका क्या मिलता है, स्प्लिटिंग मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोई एग्जांपल जिसका हम क्या बनाएंगे, 2D स्पेक्ट्रम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो है एथिल 2 ब्यूटेनोएट CH3CH CHCOO CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे कार्बन जो है अलग अलग इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब इधर के सारे कार्बन क्या होंगे, अलग इन्वायरमेंट में, ये सारे कार्बन अलग इन्वायरमेंट में। मतलब कार्बन का जो पीक मिलेगा C13 का 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, इसको ABCDEF ये से मैं दर्शाया हूँ। अब इससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी अलग अलग इन्वायरमेंट का होगा, तो उससे लगा हुआ हाइड्रोजन को भी हम बी ही मान लेंगे, ठीक है। इससे लगा हुआ हाइड्रोजन को ए मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सी में हाइड्रोजन ही अब्सेंट है। डी वाला में 1 हाइड्रोजन है, ई वाला में 1 हाइड्रोजन है, और CH3 में 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, एफ में। तो डिफरेंट केमिकल फील्ड और मैग्नेटिक इन्वायरमेंट के कारण सारे के सारे कार्बन जो होते हैं वो अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जो इसका पीक आता है, पीक वैल्यू, उसको लिखा है ppm में। ए वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है 14.2 में देता है, बी वाला 61.4, सी वाला 166.5, डी वाला जो है 122.6, और ये आपका ई वाला जो है 144.4, और एफ जो है 18.6। ये आपका शिल्डिंग और डीशिल्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो डाटा है वो इधर उधर है ना। इसी प्रकार हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, ए वाले प्रोटॉन का एब्जॉर्प्शन 1.3 डेल्टा ppm, ठीक है, बी वाले का 4.2, डी वाले का 5.8। देखो सी में कोई प्रोटॉन ही नहीं था, सी में कोई प्रोटॉन नहीं था यहाँ पे, सी में यहाँ कार्बोनिल वाले में ना, ये तो इसका कोई वैल्यू यहाँ पे मिला नहीं हमको, है ना। तो ई वाले का कितना है 69, और एफ वाले का 69, ठीक है। एक सेकेंड, ई वाले का क्या है, ई वाले का वैल्यू जो है 144। चलिए वैल्यू यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है, ये आपका हो जाएगा वो लगभग 18 के आसपास, ठीक है, ये आपका 18 के आसपास आएगा। अच्छा, ये तो आ जाएगा 1.8, इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.8, ठीक है, 1.7 या 1.8 समथिंग है, 1.7 है शायद, हाँ ये क्या है 1.7 में, ठीक है, एफ वाले का। तो अब इसको अगर हम ग्राफ खींचेंगे, सेम डाटा को लेते हुए ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2, देखो एनएमआर के लिए अलग फ्रीक्वेंसी लगती है, हाइड्रोजन वाले के लिए, और कार्बन वाले के लिए अलग फ्रीक्वेंसी लगती है, ठीक है। दोनों का जब हम ग्राफ ले लेते हैं और उसको ग्राफ को 2D में यहाँ प्लॉट करते हैं, हालांकि ये कंप्यूटर खुद ही कर देता है। जैसे ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो हमको इधर क्या मिलेगा, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इधर मिलेगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी इधर मिलेगा, ठीक है, और ये वाला फ्रीक्वेंसी है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगा इधर मिलेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों का क्रॉस क्या होगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 5 है, तो 5 ही डाटा के साथ क्रॉस कर पाएगा, छठवें के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि छठवें में कोई कपलिंग नहीं हो रही है, जो कि सी वाला कार्बन है, सी वाला कार्बन जो है उसमें प्रोटॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे कपलिंग नहीं होगी। और हमको यहाँ पे देखना है कपलिंग कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस पोजीशन में हो रही है, हमको जो स्पेक्ट्रम का जो डाटा मिलेगा, पीक मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो है ए जो है आपका, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये है 14.2 यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ होगा, 14 यहाँ होगा, और इसका जो ए के साथ में कॉम्बिनेशन है 1.3, मतलब 1.3 यहाँ मैंने ले लिया, थोड़ा सा ऊपर ही लेना चाहिए। ये पीक किसके लिए आया, ए, ठीक है, फॉर ए कार्बन एंड ए हाइड्रोजन। आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको ए इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है B61, तो 60 के बाद में 61 यहाँ आ जाएगा, ये आपका ये कौन सा बी वाले का है 4.2,
ठीक है, यहाँ पे दोनों डाटा को आपको देखना है। ये आपका हो गया क्या, बी के लिए सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट है 166.5, तो 166.5 कहाँ होगा, और 40 के बाद 60, ये ग्राफ जो है गलत खिंचा गया है, वहाँ पे 166 यहाँ आएगा, ये जो पीक बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, इसको आप कट कर लेना, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे आएगा। तो 166.5 में ये आ गया, और अच्छा सॉरी ठीक है, ये सी का तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो कपलिंग करे, ठीक है, सी में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई कपलिंग नहीं दिखाएगा, अगर दिखाता तो यहाँ पे ग्राफ बनता, ठीक है। तो डी वाले का क्या है 122, डी वाला कहाँ पे 122, तो ये 122, ठीक है। अब डी वाला जो प्रोटॉन है वो कितना है 5.8, तो ये हो गया 5.8 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका डी, यही मैं गलत बना दे रहा था, ठीक है। उसके बाद में ई है 144 यहाँ पे होगा 144, ये सही है ना जी, ये सही है 144, ये ई वाला है, ई वाले का कपलिंग ई वाले के साथ 6.9, तो 6.9 में यहाँ पे कपलिंग हमने दिखाया है, ठीक है। इधर से 6.9 खींचो, इधर क्या है 44.4, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ है। और एफ जो है 18.6, तो एफ 18.6 यहाँ पे होगा, है ना, 20 के करीब, और ये एफ वाला है 1.7, तो ये 1.7 यहाँ होगा, तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलता है, एक पीक मिलता है, इसको मैं एफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2D स्पेक्ट्रम ऑफ एथिल टू ब्यूटेनोट जो है तैयार हो गया, ठीक है। याद रखना, इधर से अगर आप डेल्टा का वैल्यू रख रहे हो तो इधर क्या आ जाएगा, आपका इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। और ये डेल्टा की वैल्यू कार्बन के लिए है, तो इधर इसकी इंटेंसिटी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपस में मैच कर जाता है, और यहाँ पे हमको इस तरह से पीक मिलता है, मतलब पीक एरिया जहाँ कपलिंग हो रहा है। ये जो ABCD में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जो कपलिंग एरिया है ना, कपलिंग पीक है, वो है यहाँ पे। तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हमने बनाया है, इससे पहले कोजी नोजी में भी हमने सेम चीज़ बनाया था। तो इस तरह से होता है हमारा हेडकोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अतः जब C13 और H1 को कोरिलेट किया जाता है, तब हमें 5 पीक्स क्या मिलेंगे, क्रॉस पीक्स के रूप में प्राप्त होते हैं, जो C और H की कपलिंग को शो करता है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो, है ना। तो थैंक यू वंस अगेन।